हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 8 की बुक की आज शुरुआत हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक में 10 चैप्टर थे, क्लास 7 की बुक में भी 10 चैप्टर थे, और इसमें भी 10 चैप्टर हैं। यानी कि 5 दिन में आपका क्लास 8 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं 2 लेसन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले लेसन में पढ़ना है 18वीं सदी का राजस्थान, दूसरे में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, तीसरा आधुनिक राजस्थान का निर्माण, फिर जनसंख्या, उद्योग, परिवहन एवं पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, और राजस्थान में कला एवं संस्कृति। इन सब के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है 18वीं सदी का राजस्थान। लिखा है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। तो ये आपको याद रखना है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। आगे लिखा है, जिससे वे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। तो यही आपको याद भी रखना है। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो पेशवा बाजीराव ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका नाम आपको याद रखना है, अटक से कटक तक। आगे लिखा है, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि मराठों का हस्तक्षेप अब राजस्थान में होने लगा था। तो जो यहाँ के शासक थे वो डरने लगे। तो उन्होंने सोचा कि कोई ठोस नीति बनाई जाए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है खिराज। तो खिराज क्या है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसे खिराज कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लिखा है होरड़ा सम्मेलन के बारे में। लिखा है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को होरड़ा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। और यही आपको याद भी रखना है। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। यानी ये सम्मेलन हुआ और इसमें क्या कहा गया कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे। यदि एक का शत्रु है तो वह दूसरे का भी शत्रु होगा, एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा। आगे लिखा है, कोई भी नई योजनाएं सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित रह गईं। इसकी कोई पालना नहीं की गई। यानी कि जो नियम, जो शर्तें रखी गई सम्मेलन में, उसका किसी ने पालन नहीं किया। ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। आगे बढ़ते हैं। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जय सिंह की उदासीनता
व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इसमें मराठों का राजधानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। तो ये इनकी योजना थी। क्या योजना थी कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। इनकी माता का नाम था राधाबाई। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए व यहाँ से चौथ वसूली की। तो जब माता सकुशल लौट आई तो ये अगले ही वर्ष राजस्थान दौरे पर आए और इन्होंने चौथ वसूली की। आगे लिखा है, राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जब शासक आपस में ही लड़ रहे थे, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था, तो मराठों ने सोचा कि उत्तराधिकार के निर्णय में हमें दखल देना चाहिए और उन्हें दखल का अवसर भी मिल गया। आगे लिखा है, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। तो जो उत्तराधिकार के संघर्ष हुए हैं उन सब के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में लिखा है, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पे हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो ये आपको याद रखना है। महाराणा अमर सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे, इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई। इनका विवाह किया गया सवाई जय सिंह के साथ और शर्त क्या रखी गई कि राजकुमारी से उत्पन्न यानी राजकुमारी को जो पुत्र पैदा होगा वह जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। आगे लिखा है, 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रबाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। आगे लिखा है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जो राजकुमारी चंद्र कुमार से उत्पन्न पुत्र था माधव सिंह, वही जयपुर का शासक बना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। जब वहां के शासक आपस में ही लड़ रहे थे तो जो मराठा थे वे इसका लाभ उठा रहे थे। आगे लिखा है, मेवाड़ में उत्तराधिकार का संघर्ष। तो सभी जगह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। अरि सिंह को तो राज सिंहासन पर बैठा ही दिया गया था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, रतन सिंह भी गद्दी के लिए दावेदारी करने लगे। आगे लिखा है, दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए, किंतु परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। आगे लिखा है, राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा।
फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज व संधियां। अब अंग्रेज भी राजस्थान के लिए उत्सुक होने लगे, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि मराठों का हस्तक्षेप तो हो ही रहा था, अब अंग्रेज भी आ गए। लिखा है, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू की। तो अंग्रेज क्यों आकर्षित हो रहे थे राजस्थान की तरफ? क्योंकि वो क्या चाहते थे? आर्थिक, राजनीतिक लाभ चाहते थे और अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? राजपूत शासकों से संधियां करनी शुरू कर दी। आगे लिखा है, राजस्थान राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। और ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम संधि स्वीकार की भरतपुर राज्य ने। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। और यही तो अंग्रेज चाहते थे, वो लाभ उठाना चाहते थे। अब इन संधियों के परिणाम क्या हुए, इसके बारे में लिखा है। 1817 से 1818 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। तो अंग्रेज जो हैं शासकों से खिराज वसूलते थे, तो इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी और अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर भी मिलने लगा था। और राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हो गया, तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई। आगे लिखा है शब्दावली के बारे में। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली क्या है? अहदनामा क्या होता है? इकरारनामा या समझौता प्रपत्र। चौथ क्या है? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। और खिराज क्या है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। एक और विकल्पी प्रश्न दिया गया है, निम्न में से हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। अच्छा लेसन है, प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। आपने पहले लेसन में पढ़ा ही है कि राजस्थान में जो शासक थे वो अंग्रेजों से संधियां करने लगे थे और कुछ समय पश्चात संपूर्ण राजस्थान पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। आगे लिखा है, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। अब यहाँ पर
लिखे हुए हैं 1857 की क्रांति के कारण। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। लिखा है संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। क्योंकि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, इन्होंने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया और मांगरोल का जो युद्ध हो रहा था उसमें कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की अंग्रेजों ने मदद की और मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप किया। क्योंकि अंग्रेज राजाओं की जो प्रभु सत्ता थी उसे पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी दिया और राजाओं को अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। यानी कि अंग्रेज कृपा करेंगे तो ही राजा जो हैं शासन कर पाएंगे। आगे लिखा है दूसरा कारण लिखा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये याद रखिएगा यहाँ से। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवती हो गई। तो लगातार अंग्रेज अब हस्तक्षेप कर रहे थे तो राजाओं के अंदर विरोध यानी विरुद्ध सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। तीसरा कारण लिखा है सामान्य जनता की भावना। लिखा है राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो जो डूंग जी थे, जवाहर जी थे, लोठू जाट थे, इन्होंने क्या किया, नसीराबाद की जो सैनिक छावनी थी उसे लूट लिया। तो ये आम जनता में प्रसन्नता का कारण बना। चौथा कारण लिखा है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। तो ये एक कारण ये भी था क्योंकि इन सभी जो बटालियन का रखरखाव का खर्चा था ये राज्यों से ही वसूल किया जाने लगा था। आगे लिखा है सामंतों की मनोदशा। तो 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्रायः समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तो 1857 में जो क्रांति हुई उसमें राजस्थान में जो कारण थे उनके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब तात्कालिक कारण लिखे हुए हैं। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का।
एनफील्ड जो राइफलें थीं उनमें जो कारतूस प्रयुक्त होते थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और इन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्रांति का प्रारंभ। अब क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ इसके बारे में लिखा है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। ये डेट आपको याद रखनी है। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मॉक मैसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में, उनके बारे में लिखा हुआ है। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी लिखी है नीमच छावनी, मुख्यालय ग्वालियर रेजिमेंट मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरनपुरा, मुख्यालय पाली रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। आगे लिखा है देवली छावनी, मुख्यालय टोंक है और रेजिमेंट कोटा कंटिंजेंट। और अगली लिखी है ब्यावर छावनी, मुख्यालय अजमेर और रेजिमेंट मेर रेजिमेंट। खैरवाड़ा, मुख्यालय उदयपुर और भील रेजिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था, क्योंकि इसमें कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, 5000 भारतीय सैनिक थे। ये आपको याद रखना है। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। अब जो विद्रोह हुए उनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है नसीराबाद में विद्रोह। क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, तो ये आपको याद रखना है। अब नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो जो मेजर थे स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी और इन सैनिकों ने फिर प्रस्थान किया दिल्ली की तरफ। दूसरा लिखा है नीमच विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू किया। जो सेना किले में तैनात थी उसने भी संघर्ष कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, वनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए सहायपुरा पहुंचे। सहायपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो जो सावर्स था इसने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता ली और नीमच पर पुनः अधिकार किया। अब लिखा है एरनपुरा में विद्रोह। चलिए पढ़ लेते हैं। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। ये नारा याद रखना है। क्रांति के नेताओं ने ये नारा दिया तो उन्हीं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। आउआ का ठाकुर कुसाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउआ ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आउवा में विद्रोह। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रूरावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैसन। तो क्रांतिकारियों और मॉक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या किया गया, मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के गीतों के माध्यम से याद करते हैं। तो जो आउवा में विद्रोह हुआ उसे लोग आज भी याद करते हैं लोक गीतों के माध्यम से। यहाँ एक लिखा भी है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियों। क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका सिर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कोटा में विद्रोह। चलिए कोटा में विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला हरदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और ये आपको याद भी रखना है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपर्युक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का संगनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब लिखा है क्रांति का समापन, यानी क्रांति का समापन कैसे हुआ। तो जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जून 1858 तक अंग्रेजों ने दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिनमें तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारण क्रांति क्यों असफल हुई इसके बारे में लिखा है। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। क्या कारण है यहाँ पर लिखे हुए हैं। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग किया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तो क्रांति की जो तिथि थी वह तय की गई थी 31 मई, लेकिन क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई और अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर क्रांति की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर कुछ यही कारण बताए गए हैं कि क्यों 1857 की क्रांति असफल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रांति के परिणाम क्या हुए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई, क्योंकि सामंतों ने अंग्रेजों
के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या सोचा कि जो सामंत वर्ग है इसकी शक्ति को समाप्त किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो ये परिणाम हुए 1857 की क्रांति के। आगे लिखा है 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1957 ईस्वी में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो लेसन यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। विद्रोह यानी कि बगावत, दमन यानी बलपूर्वक शांत करना, छावनी सैनिकों का डेरा, एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नसीराबाद में हुआ। और ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? तो आउवा में किया। इसके साथ ही आपके क्लास 8th की बुक के 2 लेसन होते हैं कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7th भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।